नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 16 पार्ट देख लिए थे। ठीक है, 16 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 17वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं, 125 शब्दों में, 50 शब्दों में और 25 शब्दों में। 3 फॉर्मेट में 3 प्रश्नों को डेली हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आपका 6 दिसंबर को है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, 6 दिसंबर को है। अब दिन बहुत कम बचे हैं। अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर रूप में करते रहिए। ठीक है, यह जो मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ है, यह बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप लोग करते रहिए। और होता भी है कि जैसे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यूपीएससी में जब कम समय रहता है तो लोग फ्लो चार्ट ही बनाकर चले आते हैं। तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और लास्ट में अगर समय नहीं बचता, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर फ्लो चार्ट ही बनाकर चले आइए। एज इट इज़ इसी तरीके से भी आप लिख कर चले आएँगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और समय मिले तो पूरा लिखने का प्रयास कर लीजिए अपने शब्दों में। ठीक है, जो मेंस की आंसर राइटिंग है दोस्तों, इसको आप लोग बेहतर तरीके से करते रहिए। और आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है और 125 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। इसके साथ में स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इसके साथ में कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। फ्लो चार्ट का भी कहीं कहीं पर डायग्राम का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोग जो आंसर राइटिंग है उसमें आप स्वच्छता, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, स्वच्छता को रखिए। हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में, जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी जी की भूमिका का समीक्षा कीजिए कि महात्मा गांधी जी की भूमिका कहाँ कहाँ रही। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की जहाँ तक बात होती है तो गांधी जी का प्रवेश होता है। ठीक है, और एक युग की तरीके से देखा जाता है, क्योंकि देखिए चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा हो, तो यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन राजनीति में जो एंट्री होती है वो 19 से होती है। तो इसी को कहा भी गया है 19 से लेके 1948 तक का इस युग को गांधी जी का ही युग कहा जाता है। देखिए, गांधी जी के ने अनेकों कार्य किए। हर तरीके से भारत की स्वतंत्रता को दिलाने में इनका अहम योगदान रहा। यह इनको कहा भी जाता है विश्व शांति के दूत के रूप में भी इनको जाना जाता है, सत्य अहिंसा के दूत के रूप में भी इनको जाना जाता है विश्व भर में। ठीक है, वरन यहाँ पर ही नहीं, अन्य देशों में भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। वहाँ से करने के बाद भारत आते हैं। भारत आने के बाद यहाँ पर चीज़ों को अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं। और 1919 में भारतीय राजनीति में पदार्पण इनका होता है। इन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। जैसे असहयोग आंदोलन की जहाँ तक बात की जाती है, तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने किसान, मजदूर, वकील, विद्यार्थी, हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के बाद दंगे होने लगते हैं। तो दंगों के लिए भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने 21 दिन का उपवास किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ में हर तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता, लोगों को एकजुट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अलग अलग आंदोलनों में, चाहे इसके बाद में आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विशेष रूप से इसमें लोगों की भागीदारी अधिक हो जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और 20 से 22 में आपका असहयोग आंदोलन होता है। तो इन दोनों आंदोलनों में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो स्त्री और पुरुष थे उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
इसके बाद अंतिम चरण जब हम गांधी जी के योगदान की जब बात करते हैं तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो वो अंतिम चरण माना जाता है। इसी आंदोलन में इन्होंने क्या किया था कि हर तरीके से जो ग्वालियर टैंक से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था और यह नेतृत्व किया था, ठीक है। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो आंदोलन रहता है वो स्वतः स्फूर्त हो जाता है, ठीक है। लोग ऑटोमेटिक आंदोलन करने के लिए आगे आते हैं, ठीक है। तो इस आंदोलन के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने योगदान देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, और इसके बाद ब्रिटिश शासन के पैर उखाड़ दिए जाते हैं इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है। कि हर तरीके से अब ब्रिटिशों को लगने लगता है कि अब हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में बात वही, और ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे चलती रहती हैं। जो वार्ता दौर का एक बिल्कुल लंबा चौड़ा वार्ताओं का दौर चलता है। इसके साथ में 5 साल के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए, जब असहयोग आंदोलन की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए यह अहिंसक आंदोलन था। अनशन भी किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया गया, लोगों के हितों के लिए कार्य करना। तो ये हर तरीके से गांधी जी ने कार्य किए भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। और इन्होंने, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने अहिंसा की बात कही, सत्य की बात कही, और कोई भी आंदोलन हो वो अहिंसक रूप से होना चाहिए, इस तरीके से गांधी जी ने बातें कहीं। इसके साथ में आर्थिक विकेंद्रीकरण की भी गांधी जी ने बात करी थी कि भाई आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, धन का संचय कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो समान रूप से सभी लोगों के हाथों में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है कि जैसे जो दंगे हो रहे थे तो लिन लिथगो एक व्यक्ति थे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। तो लिन लिथगो ने क्या कहा था कि उन जो दंगे थे उनके दंगों के लिए गांधी जी को उन्होंने राजनीतिक फिरौती कहा था। एक लॉर्ड लिन लिथगो थे गवर्नर, ठीक है, वायसराय। तो इन्होंने ये चीज़ कही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हर तरीके से गांधी जी ने एक पूरा का पूरा गांधी युग ही माना जाता है। इसीलिए यह गांधी युग की बात करी जाती है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन था और जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान है गांधी जी का, ठीक है। चाहे अनचाहे चीज़ों को आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हर तरीके से, कोई भी गुलामी किस तरीके से होती है कि जब आप ब्रिटिश शासन के अधीन थे तो आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते थे, सब आपको दबा कर रखते थे, हर तरीके से शोषण किया जाता था, वो चाहे आर्थिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, हर तरीके से, सामाजिक तौर पे हर तरीके से आपको दबाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति में जो महात्मा गांधी थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्द सीमा में आपको बेहतर तरीके से प्रश्न को लिखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 47 है, और 47 नहीं हुई, ये 49 होना चाहिए, ठीक है, ये गलत पड़ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, तो एक्चुअली में पेज अलग अलग थे तो इसी वजह से दिक्कत हो गई है, ठीक है। ये प्रश्न हो चुका है और जो पिक्चर खींची गई है वो थोड़ा सा दूसरे पेज की खींच ली गई है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो आज का लेक्चर जो 2 प्रश्न हैं 50 शब्दों के, 25 शब्दों के, तो उनको मैं कल की डेट में जोड़ दूंगा। तो कल की डेट में मैं 5 क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। 2 आज के जो छूट रहे हैं 50 शब्दों के और 25 शब्दों के, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो एक प्रश्न आज की डेट में मिला है, 2 प्रश्न जो आज के बचे हैं वो कल की डेट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 5 के 5 प्रश्नों को, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिएगा। थैंक यू देखने के लिए।